गुड मॉर्निंग एवरीवन, आवाज आ रही है? गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। आज बहुत जल्दी उठा दिया सबको, फिर कोई ऑप्शन नहीं था। ओके चलो स्टार्ट करते हैं। एक मिनट नोट्स निकाल रहा हूँ। आईडी नोट्स सर आज बिजनेस नहीं है? नहीं, मैं इकोनॉमिक्स पढ़ा रहा हूँ। मैंने टॉपिक्स लिखे थे कि मैं 3 दिन कंटिन्यूसली मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे चैप्टर 2 लूंगा, ताकि मैं पूरा बैच इस वीक में मैं यही करने वाला हूँ कि सभी बैच के पैरेलल करूँ तुम्हारी बैच। ओके फाइन। हम लोग पढ़ने क्या वाले हैं? हम लोग इंडियन इकोनॉमी पढ़ने वाले हैं फ्रॉम 1950 टू 1990। देखो हमने ये जरूर पढ़ लिया था कि 1947 के टाइम पहले ब्रिटिशर्स की क्या इकोनॉमिक पॉलिसी थी, उसका क्या इम्पैक्ट पड़ा हमारी इकोनॉमी पे, ये सब हमने पढ़ा। अब हम सबसे पहले शुरुआत करने वाले हैं कि इंडियन इकोनॉमी क्या हुई फिर उसके बाद। तो सीरीज का नेक्स्ट स्टेज आ जाएगा इंडियन इकोनॉमी क्या थी फ्रॉम 1950 टू 1990। अब क्वेश्चन ये आता है कि सर इंडिपेंडेंट तो हुआ 1947 को, तो इकोनॉमी 1950 से क्यों क्या रह जा रहे हैं? बिकॉज सी एक होता है फेज आना। 1949 में सबसे पहले अपने कॉन्स्टिट्यूशन पार्लियामेंट में गया था। 1950 26 जनवरी 1950 को अप्रूव हुआ था। इस दिन हमारी कंट्री क्या बनी थी? डेमोक्रेटिक कंट्री। डेमोक्रेसी। राइट, तो इस दिन से शुरुआत की। इस दिन से पता चलेगा कि इट इज द पब्लिक हु गोना रूल द कंट्री एंड नॉट एनी मोनार्की। तो इसकी वजह से यहाँ से शुरुआत करेंगे हम कि क्या इकोनॉमिक पॉलिसी फॉलो की थी, और यहाँ से लेके 1990 क्यों? क्योंकि 1991 में एक कंप्लीट चेंज आ चुका था। और क्या चेंज था मैं आगे बताऊंगा। पहले समझते हैं कि व्हाट आर द टाइप्स ऑफ इकोनॉमी। क्या टाइप की इकोनॉमी बनती है? एक है कैपिटलिस्ट, एक है सोशलिस्ट, और थर्ड कौन सी होती है? मिक्स्ड इकोनॉमी। देखो मिक्स्ड इकोनॉमी कुछ नहीं होता है। मिक्स्ड इकोनॉमी मतलब इन दोनों में से किसके फीचर ज्यादा है, कैपिटलिस्ट के फीचर ज्यादा है या सोशलिस्ट के फीचर ज्यादा है, उसे कहते हैं मिक्स्ड इकोनॉमी। राइट, तो शुरुआत करते हैं सबसे पहले कैपिटलिस्ट इकोनॉमी क्या थी। देखो इन सभी का आंसर 3 चीज में, जो तुमने चैप्टर 2 माइक्रो में पढ़ा था। व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस, एंड फॉर whom to produce। तो जो तुम्हारे 3 क्वेश्चन का आंसर है वो यही है, व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस एंड फॉर whom टू प्रोड्यूस। इन तीनों में तुम्हें जवाब मिल जाएगा। अब सबसे पहले शुरुआत करते हैं कि व्हाट टू प्रोड्यूस। देखो एक कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में मेजर रोल किसका होता है? प्राइवेट सेक्टर का। गवर्नमेंट का रोल काफी कम होता है, जैसे यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। इसमें एक प्राइवेट सेक्टर का रोल ज्यादा रहता है। मतलब क्या सर, कि जो इकोनॉमिक एक्टिविटी होती है, जो इकोनॉमिक एक्टिविटी होती है, इसमें डोमिनेंट रोल किसका रहेगा? प्राइवेट सेक्टर का रहेगा। सर आज जैसे इंडियन इकोनॉमी की बात करते हैं। इंडियन इकोनॉमी, मुझे एयरलाइंस में बताओ कौन सबसे ज्यादा, सबसे बड़ी इंडस्ट्री किसकी है एयरलाइंस में? सबसे बड़ी कंपनी जो दिमाग में आता है? इंडिगो। इंडिगो, वेरी गुड। इंडिगो इज अ प्राइवेट कंपनी, राइट। मुझे कार इंडस्ट्री में बताओ। कार में कोई भी एक गवर्नमेंट कंपनी है कार बनाने में? नहीं। कोई भी कंपनी है आज इकोनॉमी में, प्राइवेट सेक्टर का डोमिनेंट रोल है, राइट। ये अभी की इंडिया की बात कर रहे हैं, जब मैं पहले की इंडिया की बात नहीं कर रहा। तो कैपिटलिस्ट इकोनॉमी कैसी होती है? एक कैपिटलिस्ट इकोनॉमी वो होती है जिसमें वो गुड्स प्रोड्यूस होता है विच आर इन डिमांड, क्योंकि इसमें चलाने वाले कौन होते हैं? प्राइवेट सेक्टर। अब प्राइवेट सेक्टर तो वही गुड्स प्रोड्यूस करेंगे जिसकी मार्केट में क्या होगी? डिमांड। क्यों? क्योंकि अगर मार्केट में डिमांड नहीं है तो वो प्रोड्यूस थोड़ी करूंगा, मैं अपना लॉस थोड़ी करूंगा। तो क्योंकि प्राइवेट
सेक्टर का अल्टीमेट गोल प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन है, तो उनको ये पता है कि जो मार्केट में डिमांड है प्रोडक्ट की, मैं वही चीज प्रोड्यूस करूंगा. So those goods will be produced which are in demand and can be sold profitably. Plus obviously प्रॉफिट में सोल्ड कर सकता हूँ. अच्छा, एक मुझे बात बताओ, मार्केट में डिमांड करने वाले कौन होते हैं? रिचर सेक्शंस की पुअर सेक्शंस? ज्यादा डिमांड कौन करते हैं? अरे जवाब दो. Poor section. The middle. डिमांड. डिमांड. रिच Poor पीपल. section. क्या डिमांड करेगा? उसके पास पैसा ही नहीं होगा तो वो डिमांड कैसे करेगा? सर रिच पीपल. ऑब्वियसली रिच पीपल. सी, मैंने क्या बोला, कैपिटलिस्ट इकोनॉमी वही गुड्स बनता है जिसकी डिमांड हो प्लस उसको बेच सकते हैं प्रॉफिट में. प्रॉफिट में बेच सकते, मतलब मार्जिन होना चाहिए. मार्जिन होना चाहिए मतलब ऑब्वियसली उसकी प्राइस क्या होगी? ज्यादा होगी. मार्जिन होगा तभी तो प्राइस ज्यादा होगा, और प्राइस ज्यादा होगा तो उसको अफोर्ड कौन कर सकता है? सिर्फ और सिर्फ रिचर सेक्शन, राइट? तो इनडायरेक्टली एक कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में गुड्स किसके लिए बना जाता है? रिचर सेक्शंस के लिए. कैसे? बिकॉज प्राइवेट सेक्टर वही गुड्स बनाएंगे जिसकी डिमांड है और जो प्रॉफिट लेता है, और वो वही कौन करता है? वो सिर्फ रिचर सेक्शंस करता है. So those goods will be produced which are in demand and which can be sold profitably in the domestic and the foreign market, which means it is produced only for the richer sections of the society. तो कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में सिर्फ रिचर सेक्शंस ऑफ सोसाइटी के लिए गुड्स बनाया जाता है. तो सोशलिस्ट इकोनॉमी में क्या होता है? देखो सर. हाँ सर कितना पढ़ा? कितना नहीं, अभी तो खाली स्टार्ट किया है. अच्छा. अब बात करते हैं सोशलिस्ट इकोनॉमी में. एक मिनट. हाँ, देखो, एक सोशलिस्ट इकोनॉमी में जब व्हाट टू प्रोड्यूस का क्वेश्चन आता है तो क्या बोलता है कि गवर्नमेंट विल डिसाइड व्हाट गुड्स आर टू बी प्रोड्यूस. प्राइवेट सेक्टर में कैपिटलिस्ट सेक्टर में प्राइवेट सेक्टर डिटरमाइन करता था, और एक सोशलिस्ट इकोनॉमी में कौन डिसाइड करता है? गवर्नमेंट डिसाइड करता है, विथ एन अजम्पशन कि गवर्नमेंट को पता है कि सोसाइटी की नीड्स क्या है. ओके सर, एग्जांपल, इसका एग्जांपल एक कैपिटलिस्ट इकोनॉमी, सॉरी इसका एग्जांपल एक सोशलिस्ट इकोनॉमी का चाइना ना. चाइना की गवर्नमेंट डिसाइड करती है कि चाइना में कौन सी गुड्स प्रोड्यूस होंगे और कौन सी सर्विसेज प्रोड्यूस होंगी. चाइना की गवर्नमेंट को लगता है कि गूगल चाइना में नहीं होना चाहिए, फेसबुक चाइना में नहीं होना चाहिए, तो इसको बैन कर दिया. क्या इंडिया में टिकटॉक बैन कर दिया हमारे कंट्री ने? नो सर. हमारी गवर्नमेंट बैन कर सकती है टिकटॉक? नहीं कर सकती है नहीं कर सकती. क्या कर बोल रहा है? सकती है नहीं. कर नहीं सकती. करना होता तो कब का कर देती. तो सर क्यों नहीं कर सकती? मतलब क्यों नहीं कर सकती? बिकॉज एक प्राइवेट ओरिएंटेड इकोनॉमी है. अपनी कंट्री का जीडीपी जो है वो प्राइवेट सेक्टर चलाती है, उसके पास पावर है. अगर टिकटॉक बंद कर दिया तो धीरे धीरे सारी बड़ी कंपनी इंडिया में इन्वेस्ट करना बंद कर दी, इंडिया की एम्प्लॉयमेंट की वाट लग जाएगी. गवर्नमेंट के हाथ में नहीं है. प्राइवेट सेक्टर में डिमांड मैटर करता है. आप चाइना के प्रोडक्ट्स की डिमांड बंद कर दो, ऑटोमेटिकली चाइना के प्रोडक्ट्स इंडिया में नहीं आएंगे. गवर्नमेंट कुछ नहीं कर सकती. गवर्नमेंट जाके बैन नहीं लगा सकती कि चाइना के प्रोडक्ट्स अभी इंपोर्ट नहीं हो सकते. हम एक डेमोक्रेटिक कंट्री में, एक कैपिटलिस्ट कंट्री में, एक सोशलिस्ट कंट्री में चाइना पावर में होता है. चाइना के पास सब कुछ कंट्रोल में होता है. तो चाइना चाहे तो डिसाइड कर सकती है कि क्या गुड्स प्रोड्यूस होने चाहिए, क्या सर्विस प्रोड्यूस होनी चाहिए और क्या नहीं होनी चाहिए. इसलिए वहां गूगल और फेसबुक नहीं है. So government will decide what goods are to be produced in accordance with the needs of the society. उनके assumption के हिसाब से कि गवर्नमेंट को पता है कि सोसाइटी की क्या नीड्स है. चाइना की गवर्नमेंट को लगता है कि हमारे देश को गूगल और फेसबुक की जरूरत नहीं है, हमारे पास खुद की सर्च इंजन है, तो हमें गूगल फेसबुक की जरूरत नहीं है, इसलिए उन्होंने अलाउ नहीं किया.
सेकंड इज हाउ टू प्रोड्यूस। हाउ टू प्रोड्यूस मतलब देखो कोई भी सामान बनाने के तरीके क्या होते हैं। एक होता है लेबर इंटेंसिव और एक होता है कैपिटल इंटेंसिव। व्हाट डू मीन बाय लेबर इंटेंसिव एंड कैपिटल इंटेंसिव? मतलब 100 यूनिट बनाने के लिए अगर आप 50 लेबर यूज कर रहे हो और यहाँ 20 लेबर यूज करके 2 मशीन यूज कर रहे हो, तो इसमें कैपिटलिस्ट कौन सी है? ये। और लेबर इंटेंसिव कौन सा है? ये। क्यों? अगर आप वही आउटपुट बनाने के लिए ज्यादा लेबर यूज कर रहे हो, वही आउटपुट बनाने के लिए ज्यादा लेबर यूज कर रहे हो, तो आप बोलते हो कि आपकी लेबर इंटेंसिव टेक्नोलॉजी। और वही आउटपुट बनाने के लिए लेबर कम यूज करके मशीन ज्यादा यूज कर रहे हो, तो उसे बोलते हैं कैपिटल इंटेंसिव टेक्नोलॉजी। अच्छा, लेबर इंटेंसिव के फॉलो फायदे क्या बताओ? पढ़ चुके हो तुम लोग? सर एम्प्लॉयमेंट क्रिएट होता है। वेरी गुड सर, एम्प्लॉयमेंट बढ़ता है। पर इसका प्रॉब्लम क्या है कि प्रोडक्टिविटी इतनी नहीं हो सकती जितनी मशीन से होती है, जिसकी वजह से कंट्री की जीडीपी को अफेक्ट करता है। वही कैपिटल इंटेंसिव क्या होता है? कैपिटल इंटेंसिव टेक्नोलॉजी यूज करते हो तो प्रोडक्टिविटी बढ़ती है, जिससे कंट्री का जीडीपी का ग्रोथ होता है, पर एम्प्लॉयमेंट नहीं बढ़ता। मुझे एक बात बताओ, प्राइवेट सेक्टर ज्यादा एम्प्लॉयमेंट पे फोकस करेगा या प्रोडक्टिविटी पे फोकस करेगा? प्रोडक्टिविटी। प्रोडक्टिविटी। और गवर्नमेंट? एम्प्लॉयमेंट। एम्प्लॉयमेंट। ऑटोमेटिकली आंसर मिल गया फिर। हाउ टू प्रोड्यूस में एक कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में डोमिनेंट रोल प्राइवेट सेक्टर का होता है, तो प्राइवेट सेक्टर हमेशा प्रोडक्टिविटी पे फोकस करेगा, ही विल ऑलवेज फॉलो कैपिटल इंटेंसिव टेक्नोलॉजी। वही एक सोशलिस्ट इकोनॉमी में एम्प्लॉयमेंट का रोल ज्यादा होता है, राइट? देखो, गवर्नमेंट विल डिसाइड हाउ गुड्स आर टू बी प्रोड्यूस्ड एंड हाउ दे शुड बी डिस्ट्रीब्यूटेड। तो यह सरकार डिसाइड करेगी कि हमें लेबर इंटेंसिव जाना चाहिए या कैपिटल इंटेंसिव। जैसे हमारे देश ने जब इंडिपेंडेंट हुआ तो हमारे देश ने डिसाइड किया कि नहीं, हमें लेबर इंटेंसिव जाना है, हमें कैपिटल इंटेंसिव नहीं जाना, इसलिए हमने एसएसआई को प्रमोट किया था, स्मॉल स्केल इंडस्ट्री। कि हमारी इकोनॉमी में बड़ी इंडस्ट्री नहीं चलाएगी हमारी इकोनॉमी को स्मॉल स्केल इंडस्ट्री चलाएगी। ऑब्वियसली स्मॉल स्केल इंडस्ट्री क्या फॉलो करेंगे, लेबर इंटेंसिव की कैपिटल इंटेंसिव? तो बताओ। लेबर इंटेंसिव। लेबर क्योंकि इंटेंसिव। पैसा कम होता है उनके, किधर स्मॉल स्केल right? नाम तो से हमारी so government will decide how goods are to be produced and how they should be distributed. एक कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में जो सस्ता होगा वो डिसाइड करेगा। अगर लेबर सस्ता है कैपिटल से तो लेबर इंटेंसिव, और कैपिटल सस्ता है तो कैपिटल इंटेंसिव। जैसे बांग्लादेश में लेबर बहुत सस्ता है, तो लेबर बहुत सस्ता होने की वजह से वहां लेबर इंटेंसिव टेक्नोलॉजी है। वहीं अगर आप कनाडा जाओ तो कनाडा में लेबर ही बहुत कम है, लेबर का चार्जेस बहुत महंगा है, तो वहां दे फॉलो कैपिटल इंटेंसिव। तो यहाँ जो सस्ता होगा वो फॉलो होगा, यहाँ गवर्नमेंट डिसाइड करेगा वो फॉलो होगा। समझ आया यहाँ तक? यस सर। सर बेटर कौन सा है, कैपिटल? there is nothing called better, there is always depends on the situation में क्या ऑप्शन बेटर है वो होता है। क्या हर बार ट्रेन बेटर है या हर बार फ्लाइट बेटर है? वो कैसे बोल सकते हैं? बस वही बात हुई। अब तीसरा क्वेश्चन है फॉर whom टू प्रोड्यूस। ये जो सरकार है वो किसके लिए बनाएगी? Here goods are produced among the people not on the basis of people need but on the basis of the purchasing power. सर ये क्या मतलब समझ नहीं आया। Let's say ये 10 जन है, ये 10 जन जो थे वो बहुत ज्यादा गरीब थे और इनकी नीड थी कि इनको थोड़ा छोटा सा ही पक्का मकान बनाना। इनकी नीड थी कि इन्हें एक छोटा सा पक्का मकान चाहिए, और इसी के सामने दो बड़े रिचर सेक्शन के थे और इन दोनों की नीड थी कि इनको लग्जरी कार खरीदनी है। इसके लिए इनके पास पैसा है,
इसके लिए इनके पास पैसा नहीं है। मैं कंपनी हूं, मेरे को भी दोनों, मैं दोनों बना सकता हूँ, मैं घर भी बना सकता हूँ, मैं लग्जरी कार भी बना सकता हूँ। एज अ प्राइवेट सेक्टर में क्या बनाऊंगा? कार। क्यों? क्योंकि सर मैं अगर घर बनाऊंगा, खरीदने वाला मुझे पैसा ही नहीं देगा, मैं उसके लिए घर क्यों बनाऊं? He has a need, but he does not have demand. I hope so डिमांड का डेफिनेशन पता है। डिमांड का मतलब होता है जिसके पास नीड प्लस परचेजिंग पावर हो, खरीदने के लिए ताकत हो, राइट? He does not have the purchasing power, but he does have a purchasing power. तो एक कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में गुड्स प्रोड्यूस किया जाता है ना कि उसकी नीड के हिसाब से, बल्कि व्हाट इज डिमांडेड, व्हाट हैज अ परचेजिंग पावर, जिसके पास परचेजिंग पावर होगा वही चीज प्रोड्यूस होगी। सर इसमें खराबी क्या है? एक ऐसी चीज में क्या खराबी है? चलो समझते हैं। Goods are distributed among the people not on the basis of people need but on the basis of the purchasing power. अगर low cost housing is the needs of the poor section but they do not have the purchasing power, उनके पास purchasing power नहीं है to back their demand, such goods will not be produced. मतलब उनके पास अगर औकात नहीं है, उनके पास affordability नहीं है, then in that situation they cannot produce, वो चीजें produce नहीं होगी। अच्छा सर इसकी प्रॉब्लम क्या है? चलो मैं इसकी सिचुएशन को थोड़ी ब्रॉड एस्पेक्ट से समझाता हूँ। थोड़ा ब्रॉड एस्पेक्ट से समझना जरूरी है। जब इंडिया इंडिपेंडेंट हुआ था, इंडिया में 80% जो लोग थे वो गरीब थे, ठीक है? 80% लोग गरीब थे। अब अगर यहाँ लेट्स से हमने कैपिटलिस्ट इकोनॉमी फॉलो किया था, कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में डोमिनेंट रोल किसका रहेगा? प्राइवेट सेक्टर का। गवर्नमेंट का रोल क्या रहेगा? कम रहेगा। प्राइवेट सेक्टर रोल डोमिनेट रहेगा, गवर्नमेंट का रोल कम रहेगा, प्लस वही चीज प्रोड्यूस होगी जिसकी डिमांड होगी। मैं एक फार्मर हूं, ठीक है? मैं एक फार्मर हूं तो मैं तो हमेशा अपना प्रॉफिट देखूंगा। अब मेरे पास दो ऑप्शन थे, मैं फूड ग्रेन्स बना सकता हूं या कैश क्रॉप्स बना सकता हूं। कैश क्रॉप्स मतलब कॉटन, जूट, सिल्क, इंडिगो। राइट? अब कैश क्रॉप्स की डिमांड इंटरनेशनल मार्केट में खूब है। इंटरनेशनल मार्केट में यूरोप में लोग इतने पैसे वाले हैं, रिचेस्ट सेक्शन से, उनको हमारे कॉटन की डिमांड खूब है। और फूड ग्रेन्स की डिमांड है पर पैसा नहीं है, गरीब बहुत लोग हैं। इन सभी की नीड है, इन सबकी नीड है, पर इनके पास पैसा नहीं रहेगा कि ये डिमांड कर सके। अब होगा क्या? एज अ फार्मर मैं क्या प्रोड्यूस करूंगा? कैश क्रॉप। ऑब्वियसली कैश क्रॉप्स। क्यों? क्योंकि मैं डिसाइड करूंगा। एक कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में जिस मार्केट में जो डिमांड है वो डिसाइड करेगा उसे क्या बनाना है, गवर्नमेंट थोड़ी बताएगा। तो अब वो कैश क्रॉप्स बनाएगा तो ऑटोमेटिकली फूड क्रॉप्स की सप्लाई कम। जब फूड क्रॉप्स की इकोनॉमी में सप्लाई कम हो जाएगी तो इसका प्राइस क्या होगा? बढ़ जाएगा। प्राइस बहुत बढ़ जाएगा। प्राइस बढ़ जाएगा तो इन्फ्लेशन हो जाएगा इकोनॉमी में। अब मुझे बताओ ये गरीब लोग फिर कैसे होगा? मतलब इस गरीब लोगों के लिए कोई खाना नहीं बना रहा, कोई राशन नहीं बना रहा है, बिकॉज उनकी डिमांड नहीं, उनके पास पैसा नहीं है। और उनके पास पैसा नहीं होने की वजह से देखो, रिचेस्ट सेक्शन तो दोनों खरीद लेंगे, फूड भी खरीद लेंगे क्योंकि ऑब्वियसली उसकी डिमांड होगी, प्लस कैश क्रॉप्स भी खरीद लेंगे। इनके लिए कोई बनाने वाला नहीं है। तो समझ आ रहा है मतलब एक इकोनॉमी की हालत कैसी हो जाती है अगर ऐसी सिचुएशन होती? तो पुअर सेक्शन सामान खरीदने के लिए इन्फ्लेशन की लेवल अलग हो जाती है। इसीलिए वेनेजुएला का एक बार इकोनॉमिक क्राइसिस के बारे में पढ़ना, यही हुआ था। बस सिचुएशन अलग थी, ऑयल के थ्रू था वेनेजुएला का क्राइसिस, जहां इन्फ्लेशन जो था वो 1300% बढ़ गया था। 1300% मतलब क्या? कोई 1 रुपए की चीज 2 साल बाद 1300 रुपए में मिलेगी, इतना बढ़ गया था, क्योंकि उसकी सप्लाई, उसकी शॉर्टेज हो गई थी। समझ आ रहा है ये चीज, राइट? तो एक सोशलिस्ट इकोनॉमी में दिस गुड्स प्रोड्यूस होता है नॉट ऑन द बेसिस ऑफ पीपल्स नीड एंड नॉट ऑन द बेसिस ऑफ पीपल्स अफोर्डेबिलिटी, क्योंकि यहाँ सरकार डिसाइड करती है। और सरकार ये बेसिस पे डिसाइड नहीं करेगी कि कौन अफोर्ड कर सकता है, कौन अफोर्ड नहीं कर सकता। सरकार डिसाइड करेगी कि लोगों की नीड क्या है। मोदी के पास
ये कोरोना वायरस होने के बाद उसके बाद बजट में ऑप्शन थे कि उसको मेडिकल सर्विस पे खर्चा करना है या डैम बनाना है। क्या खर्चा करेगा? वो मेडिकल पे खर्चा करेगा, बिकॉज उस टाइम की जरूरत मेडिकल पे है। So distribution is supposed to be on the basis of people's need and not what the people's afford. Unlike capitalist, socialist nation, जैसे यहाँ फ्री मेडिकल सर्विस प्रोवाइड किया जाता है, फ्री एजुकेशन होता है। अब मुझे बात बताओ, फ्री एजुकेशन कोई प्राइवेट सेक्टर ये ऐसी इकोनॉमी दे सकता है? कैपिटलिस्ट इकोनॉमी क्या एक कैपिटलिस्ट इकोनॉमी फ्री एजुकेशन प्रोवाइड कर सकता है? नहीं, ऑब्वियसली नहीं। ये सब एक सोशल इकोनॉमी ही प्रोवाइड कर सकती है, क्योंकि फ्री एजुकेशन चाहिए होगा तो ही तो इन गरीब लोग बेचारे कभी भी। अगर एक बात बताओ, कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में हमारी इकोनॉमी चली जाती, लेट्स से अज्यूम करते हैं, तो एजुकेशन तो ऑब्वियस की बात है कि फ्री नहीं होता, तो ये बेचारे जो गरीब लोग हैं इनको अपॉर्चुनिटी कब मिलती? क्योंकि जब तक एजुकेशन नहीं होगा इनको अपॉर्चुनिटी नहीं मिलेगी, और अपॉर्चुनिटी नहीं मिलेगी तो लाइफ में आगे कैसे बढ़ेंगे, राइट? तो इनको एजुकेशन प्रोवाइड करना किसकी ड्यूटी बन जाती है? गवर्नमेंट की ड्यूटी बन जाती है। तो गवर्नमेंट डिसाइड करेगा कि किसके लिए बनाना है, वो बेस्ड ऑन द नीड एंड नॉट ऑन द बेसिस ऑफ अफोर्डेबिलिटी। अगर दोनों इकोनॉमी को कंपेयर करें तो ज्यादा अच्छी इकोनॉमी कौन सी लग रही है? कैपिटल। ज्यादा अच्छी कैपिटल लग रही है कि सोशलिस्ट लग रही है? सोशलिस्ट। मतलब हमारे लिए सोशलिस्ट। पर आज भी वर्ल्ड में 90% इकोनॉमी कैसी है? कैपिटलिस्ट। वही यस। और सर बेटर भी कैपिटलिस्ट ही है ना? क्या बेटर भी कैपिटलिस्ट ही होगी ना? कौन सी बेटर कैपिटलिस्ट क्यों होगी? मैं बताऊंगा वो। सर मैं भी वही बोल रहा हूँ, बेटर कैपिटलिस्ट ही होगी। क्यों बता तो फिर। मतलब सर एक तो सबसे पहले तो हम लोग मशीन में मतलब प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी, तो जो गरीब लोग मर रहे हैं उनको मरने दे ऐसा? तो मतलब उनके लिए स्कीम्स आ रही है ना। तो वो स्कीम्स ला रही है तो वो स्कीम्स थोड़ी कोई प्राइवेट इकोनॉमी लाएगी, वो तो गवर्नमेंट लाएगा, और गवर्नमेंट लाएगा मतलब ऑब्वियसली सोशलिस्ट की तो बात कर रहा है, ये भी है। राइट? मैंने तो कहानी है कि कौन सी कंट्री कैपिटलिस्ट है, कौन सी कंट्री सोशलिस्ट है। पर चलो मैं तुम्हें बता देता हूँ, इस दुनिया में जितने भी झगड़े हुए मुझे बताओ ना यार, जितने भी वॉर, इंडिया पाकिस्तान को छोड़ के, चलो बताओ क्या क्या वॉर्स हुए? वर्ल्ड वॉर 1, वर्ल्ड वॉर 2। अबे गधे, कंट्री के नाम बता। मतलब ईरान एंड इराक, ये हो गया। टर्की। हाँ फिर टर्की। बताओ। यूएस, रशिया। सर वो तो कोल्ड वॉर था। अबे गधे, कोल्ड वॉर की बात ही सही है, ये कोल्ड वॉर की जो डोमिनेंस है वो समझाता हूँ तुझे। कोल्ड वॉर क्या होता है पता भी है तुझे? हाँ पता ही है ना। क्या होता है कोल्ड वॉर? सर मतलब ऐसे जैसे मन में भेद है, जैसे सर अपन दोनों साथ में पढ़ रहे हैं, ठीक है, तो सर अपन क्या बोल रहा है? जैसे समझो अपन दो जने हैं अलग अलग कंट्री, हाँ तो अगर ना ऐसे हम लोग फेस टू फेस कुछ नहीं बोल रहे एक दूसरे को, लेकिन अंदर ही अंदर स्ट्रैटेजी बना रहे, ये इसको क्या ऐसे स्ट्रेटेजी बनाई? जैसे मतलब कैसे इसको मतलब इसका मार्केट खत्म करना है और हमारा डोमिनेंस बताना है। कोल्ड वॉर उसे नहीं कहते गधे। कोल्ड वॉर मतलब होता है कि जो एक, जैसे लेट्स से ईरान है, अब ईरान में मैं बताता हूँ, रुक जा पहले। अब इन दोनों की कॉमन चीजें देखना। यूएस एक कैपिटलिस्ट इकोनॉमी है, ईरान सोशलिस्ट इकोनॉमी। कैपिटलिस्ट, सोशलिस्ट, सोशलिस्ट, कैपिटलिस्ट। उस जमाने में ईरान, जिस टाइम ईरान इराक का वॉर हुआ था, मैं उस जमाने की बात कर रहा हूं जब ईरान और इराक की वॉर हुई थी, उस जमाने में ईरान जो था वो कंप्लीटली यूएस के कंट्रोल में था और एक कैपिटलिस्ट इकोनॉमी थी, और उस टाइम इराक जो था वो एक सोशलिस्ट इकोनॉमी थी।
तो इस दुनिया में जो झगड़े होते हैं वो एक ही पर्पस के लिए होता है, और जो यूएसएसआर जो रशिया कहते हैं आज, जो पहले बहुत बड़ी कंट्री थी, उसका जो वॉर हुआ था यूएसए के साथ, जो एक कोल्ड वॉर था फ्रॉम 1945 to 1991, that was of a socialist versus capitalist. मतलब और कोल्ड वॉर का मतलब क्या होता है बता? कोल्ड वॉर का मतलब दोनों सामने से नहीं लड़ेंगे, पर लड़ाई कैसे करते हैं? जैसे ईरान है, अब ईरान में लेट्स से एक कैपिटलिस्ट कंट्री का रूल है। सर लड़वाएंगे वो लोग। हाँ हाँ, और यहाँ के जितने लोग होते हैं ना, कुछ लोग होंगे जो एक कैपिटलिस्ट इकोनॉमी से खुश नहीं है, जो सोशलिस्ट आइडियोलॉजी को फॉलो करते हैं। तो एक कैपिटलिस्ट इकोनॉमी को यूएस फंड करता रहता है और एक सोशलिस्ट इकोनॉमी को यूएसएसआर फंड करेगा। मतलब इनको पैसा देगा, इनको मिलिट्री देगा, इनको गन्स देगा ताकि इनके सामने लड़े, और इनको स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए यूएस अपनी मिलिट्री देगा, स्ट्रॉन्ग करेगा। इस तरह से तो मिडिल ईस्ट में पूरा यूनाइटेड स्टेट्स और यूएसएसआर थे एक टाइम पे, राइट? तो इसे कहते हैं कोल्ड वॉर। कोल्ड वॉर का मतलब डायरेक्ट नहीं लड़ेंगे, बट एक बफर होगा। बफर होगा मतलब ईरान एक बफर होगा, फिर इराक एक बफर होगा, अब सीरिया एक बफर है। सीरिया में अगर आर्मी देखो तो यूएस की भी आर्मी है, यूएसएसआर रशिया की भी आर्मी है, दोनों लड़ रहे हैं एक दूसरे से, राइट? ओके, तो अब मिक्स्ड इकोनॉमी क्या होता है? देखो मिक्स्ड इकोनॉमी कुछ नहीं होता। मिक्स्ड इकोनॉमी मतलब इट इज अ मिक्सचर ऑफ कैपिटलिस्ट प्लस सोशलिस्ट, दोनों का मिक्सचर है। पर ज्यादा मिक्सचर किसका है? मतलब अगर कैपिटलिस्ट का मिक्सचर 80% है और सोशलिस्ट का मिक्सचर 20% है, तो इसे बोलते हैं मिक्स्ड इकोनॉमी, पर ज्यादा कैपिटलिस्ट की तरफ है। और अगर मिक्स्ड इकोनॉमी है और सोशलिस्ट का पोर्शन ज्यादा है, सोशलिस्ट का 80% है और कैपिटलिस्ट का 20% है, तो इसे भी मिक्स्ड इकोनॉमी बोलेंगे, पर सोशलिज्म ज्यादा है, इसे कहते हैं मिक्स्ड इकोनॉमी। तो इसमें गवर्नमेंट और प्राइवेट सेक्टर दोनों रोल डिसाइड करेंगे, व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस एंड फॉर whom टू प्रोड्यूस। अब बात करते हैं कि सर इंडिया ने क्या फॉलो किया। बहुत जरूरी है कि इंडिया ने, व्हाट इंडिया हैज फॉलो, इंडिया फॉलोड व्हिच टाइप ऑफ इकोनॉमी। ऑब्वियसली बात है, इंडिया सोशलिज्म फॉलो किया था। क्यों? क्योंकि जो हमारे प्राइम मिनिस्टर थे जवाहरलाल नेहरू, इनको काफी फंडिंग आई थी यूएसएसआर से। आई होप सो तुम्हें पता है। देखो हर एक कंट्री चाहती थी कि उसकी जो डोमिनो थियरी, पता है डोमिनो थियरी क्या होती है? डोमिनो थियरी क्या होती है? अरे वो एक स्टिक्स नहीं होता, ऐसे ऐसे अगर एक गिरा तो बाकी सभी गिरते जाएंगे, हाँ यस सर। उसे डोमिनो बोलते हैं। मतलब डोमिनो। तो जब यूएसएसआर क्या, हाँ मतलब वही ना सर, वो ऐसे स्टैक में बना हुआ होता है, एक गिराते तो बाकी सब गिरते हैं। हाँ स्टैक में बना होता है और एक गिरा सब गिरता है, उसे बोलते हैं डोमिनो, एक के बाद एक गिरना। हाँ हाँ सर। तो यूएसएसआर जब सोशलिस्ट बना और चाइना जब सोशलिस्ट बना, अब इसके बाद कौन आता है? इंडिया ही आता है। तो ऑब्वियस की बात थी कि इनका एम यही था कि इसको इंडिया को भी सोशलिस्ट बनाया जाए। जब ब्रिटिश इंडिया को छोड़ के गया था 1947 में, क्यों सर एक यूएसएसआर चाहता सोशलिज्म फैले? बिकॉज जितनी कंट्री सोशलिज्म फैले करेंगे, देखो ये इसे कहते हैं आइडियोलॉजी वॉर। इस दुनिया में लड़ाई इन दोनों के बीच में हुई है, कैपिटलिस्ट वर्सेस सोशलिस्ट। तो सोशलिस्ट चाहते थे कि कभी भी कैपिटलिस्ट का वर्ल्ड में ज्यादा दबदबा ना रहे, मतलब यूएस का दबदबा ज्यादा ना रहे, सिंपल सी बात। और एक यूएस चाहता था कि सोशलिस्ट जो यूएसएसआर का दबदबा ज्यादा ना रहे उस टाइम। क्योंकि ब्रिटिश क्या थी? ब्रिटिश की इकोनॉमी कैसी थी? कैपिटलिस्ट थी। ब्रिटिश की इकोनॉमी कैपिटलिस्ट थी, तो हमारे जितने भी रेवोल्यूशनरी थे, इनको फंडिंग कौन करता था? कौन करेगा इनको फंडिंग? अरे बताओ, यूएस करेगा कि यूएसएसआर करेगा? यूएसएसआर। ऑब्वियस की बात है सर, यूएसएसआर। वो थोड़ी कैपिटलिस्ट इकोनॉमी को तोड़ना चाहेगा। तो इन रेवोल्यूशनरी को सपोर्ट किसने किया? यूएसएसआर ने। सुभाष चंद्र बोस पहले कहां जाना चाहते थे जब इंडिया से चले गए थे? यूएसएसआर। फिर बाद में जर्मनी गए, और जर्मनी भी उस टाइम में क्या थी, किसके रूल में थी?
हिटलर हिटलर के हिटलर। रूल में। और हिटलर हाँ। सब डिसाइड करता था क्या बनना चाहिए क्या नहीं बनना चाहिए। हम्म, तो हम वही कंट्री के पास गए जो क्या था, सोशलिस्ट थे। तो ऑब्वियस की बात है इंडिया में क्या आने वाला था, सोशलिज्म आने वाला था। और उस टाइम हमें सोशलिज्म की जरूरत थी, इतने लोग गरीब थे। उस जमाने में गरीब के बारे में सोचना ज्यादा जरूरी था rather than कंट्री की ग्रोथ बढ़ाना। तो सोशलिज्म जो थे जवाहरलाल नेहरू को काफी ज्यादा अपील हुआ था। However, he was not in the favor of kind of socialism established in the former union where all the factories and former union मतलब सोवियत यूनियन, जहां सभी फैक्ट्रीज फार्म्स आर ओन्ड बाय द गवर्नमेंट। देखो जवाहरलाल नेहरू को पता तो था कि हमें सोशलिज्म फॉलो करना है, पर जो यूएसएसआर में कंप्लीट सोशलिज्म है। सर कंप्लीट सोशलिज्म का मतलब क्या, कंप्लीट सोशलिज्म मतलब जहां गवर्नमेंट ही सब कुछ ओन करती है, आपकी लैंड, आपकी स्कूल्स, आपकी बिल्डिंग। मतलब अगर आप यूएसएसआर में हो तो आपका खुद का कुछ नहीं होता, ना आपकी दुकान खुद की होगी, ना आपकी फैक्ट्री खुद की होगी, सब कुछ गवर्नमेंट के हाथ में होगा। एक ऐसी इकोनॉमी को कहा जाता है सोशलिज्म इकोनॉमी। तो जवाहरलाल नेहरू ऑब्वियसली ऐसी टाइप की इकोनॉमी क्यों नहीं फेवर करते थे, बिकॉज इंडिया में बहुत बड़े बड़े जमींदार हुआ करते थे जिनकी बड़ी बड़ी लैंड थी, और इंडिया में डेमोक्रेसी थी। डेमोक्रेसी में अगर इतनी बड़ी बड़ी लैंड आप छीन लोगे जमींदार से, तो जवाहरलाल नेहरू को नेक्स्ट इलेक्शन में हरा देती, बिकॉज आप जमींदार से अपनी जमीन छीन रहे हो। तो ऑब्वियसली जवाहरलाल नेहरू को पता था कि कंप्लीट फैक्ट्री और फार्म में ओन नहीं कर सकता। एक ऐसी टाइप की